पहला, इल्ड हाई इल्ड डिफॉर्म्ड बार हैव अ, हाई इल्ड डिफॉर्म्ड बार हैव, यानी HYSD के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। पहला, डिफिनिट इल्ड वैल्यू, कोई डिफिनिट इल्ड नहीं होता है। 30 सेकंड ब्रेक लूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट का CD किए जा रहे हो यार, फिर फंस गए। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने डी, जिनका आंसर पहले का डी है उनका सही है, जिनका आंसर पहले का डी है वो सही है। भैया हाई इल्ड डिफॉर्म्ड बार, परसेंटेज इलोंगेशन मोर होगा ना यार, वही तो मैं बातें बता रहा था कि जब हम बात करते हैं तो हम तो 0.8 से NF5 ले रहे हैं ना, तो इलोंगेशन डिफॉर्म्ड बार में ज्यादा होगा ना, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, पहले का डी, पहले का डी। द अल्टीमेट टेंसाइल, अब देखिए अल्टीमेट पूछ दिया, अल्टीमेट पूछ दिया, ठीक है ना। अल्टीमेट मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, उसमें क्या बोला था, समझ आ रहा है सवाल। तो अल्टीमेट ज्यादा किसका होता है, इल्ड का, माइल्ड का होता है, और HYSD का उससे कम, सॉरी HYSD का उससे कम होता है अल्टीमेट, समझ आ रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे रेंज पूछा है, क्या पूछा, और कुछ नहीं बोला है, केवल स्टिल किया है, केवल स्टिल किया है, ठीक है, केवल स्टिल किया है। तो स्टील में माइल्ड भी आ गया, स्टील में HYSD भी आ गया। HYSD 12%, वो 23 से 25%, तो 12 का मतलब 0.12 0.23। अब ऑप्शन देख लो, 0.12 0.23, ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या, सी हो जाएगा ना। फिर फंस गए यार, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है ना, माइल्ड है HYSD कुछ नहीं मेंशन नहीं किया है। तो 23 से 24% हो रहा है ना इलोंगेशन, 24% 25% कहाँ, तो 0.24 हो गया ना, 0.24 हो गया ना, क्योंकि ये स्टैंडिंग में दिया रखा है ना। और अगर HYSD की बात करें 12% हो सकता है ना, तो 0.12 होगा ना। अब जो मौजूदा ऑप्शन है उसमें क्या होगा, अरे 12% होगा तो 0.12 बोलेंगे ना, 0.0212 बोल रहे हो। सी 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 सी, पुष्पेश, निशा, दिव्याकांत, वेरी गुड, वेल डन, आपका सही है। निधि, मोदी जी, निशा, रमेश, अरे मोदी जी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारा, मोदी जी को मेरा सलाम। चलो, अंजलि, सचिन, वेरी गुड, सबका सही है। तो आंसर क्या होगा, सी, करेक्ट। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड TMT रेनफोर्सिंग बार हैज। अब TMT के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दे रखे गए हैं। अभी TMT के बारे में बताया मैंने, मार्टिनस्टिक रिम के बारे में बताया, फेराइट परलाइट के बारे में बताया। अब 4 ऑप्शंस है। निरा कौन सा आप बोलो ये एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे तो सवाल का नंबर बताओगे तब तो, मैं बोल तो रहा हूं पार्टिकुलर, जब तक आप सवाल तो पूछो तो यार ढंग से, ये समझा दीजिए, अरे समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए, क्या समझा दे फिर से, मैं तो लगातार बहुत कुछ बोल रहा हूं। आपको कोई डाउट है तो स्पेसिफाई करो ना, कि इस क्वेश्चन नंबर को बता दीजिए, ये टॉपिक बता दीजिए, एक बार फिर से बोल दीजिए। पहले वाला देखो भैया, दूसरा सवाल जो था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ था, तो बोला अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उस समय हम इल्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन लेते हैं। तो इल्ड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन HYSD का ज्यादा होता है, 0.0038 0.0042, ठीक है, और माइल्ड का 0.001 होता है, ये अलग बात है। अब इसने क्या बोला, अल्टीमेट पूछ दिया, यानी अल्टीमेट की बात कर दिया ना यार। तो सबसे ज्यादा इलोंगेशन अब माइल्ड में होगा ना, 23% 24%, है ना। HYSD में कम होगा ना, 12% 14%, करेक्ट, ये पता है। अब 12% का मतलब क्या हुआ, 0.12, 23-24% मतलब क्या हुआ, 0.23 0.24, समझ आ गया। ये आपका रेंज मिल गया, क्योंकि सवाल के अंदर किसी एक पार्टिकुलर स्टील के बारे में नहीं पूछा है ना, रेंज के बारे में पूछा है ना। अब आपके पास जो मौजूदा ऑप्शन है उसमें 0.12 और 0.2 सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है ना। अखिल यार ऐसे मत बोलो यार, किसी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, आप मेहनत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आप जेई बन जाओगे, ठीक है।
द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्सिंग बार। ठीक है, ठीक है अपूर्वा, वेरी गुड, समझ गया। चलो अब क्रॉस सेक्शंस के बारे में 4 ऑप्शंस है। पहला सॉफ्ट फेराइट परलाइट थ्रू आउट। तो क्या सॉफ्ट फेराइट फॉरलाइट थ्रू आउट होता है? अरे सॉफ्ट फेराइट थ्रू आउट नहीं हो तो इनर होता है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। मैंने सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग दे चुका हूं। आपको दोस्त प्रैक्टिस यही करना है ना कि जो ऑप्शंस 4 हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पहले सारे इंफॉर्मेशन को, आप जल्दीबाजी कर रहे हो, आप सीखो इस बात को लेकर। मैं सारी बातें आपको बता दिया हूँ। सवाल को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट। आप पहले प्रीडिटरमाइन हो जा रहे हो, सवाल ढंग से पढ़ नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो पहले, अब देखो क्या होता है ना कि हम पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग हमको एप्रोप्रिएट आंसर करना होता है, ठीक है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, सबको पता है ये होता है ये होता है, लेकिन जो मौजूदा ऑप्शन होते हैं उसमें आपको बेस्ट चुनना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हार्ड मार्टेंस्टिक थ्रू आउट, ये भी नहीं है। हार्ड मार्टेंस्टिक क्या होता है? ये तो आउटर होता है, तो ये भी थ्रू आउट नहीं, ये भी ए और बी नहीं होगा, ठीक है। अ सॉफ्ट पेराइट परलाइट कोर विथ हार्ड मार्टेंस्टिक रिम, और एक है हार्ड मार्टेंस्टिक रिम कोर विथ सॉफिट। अब सी और डी बता दो कौन सा होगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने सी बताया है ना। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, सी सॉफिट, तो सॉफ्ट से जाएगा ना, कोई चीज अंदर से बाहर करेंगे ना, तो ये आपका आंसर होगा सी, सॉफ्ट यानी इनर से आउटर। इनर क्या है? फेराइट परलाइट और मार्टेंस्टिक रिम। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ हाई टेंसाइल स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है। बताइए, अब हाई टेंसाइल के लिए कोई डिफिनिट यील्ड पॉइंट तो नहीं है। डेफिनिट यील्ड पॉइंट डज नॉट शो डेफिनिट यील्ड पॉइंट, बिल्कुल। यील्ड, इसके लिए यील्ड पॉइंट जो डिफिनिट है वो माइल्ड के लिए HYSD के लिए, पहली बात तो डेफिनिट यील्ड नहीं है। डज नॉट शो डेफिनिट, दोनों हो जाएगा डज नॉट शो। लेकिन आपने यील्ड पॉइंट को डिफाइन किया है प्रूफ स्ट्रेस से, कितना परसेंट? 0.2% से। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। वेरी गुड, वेल डन, मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर शो कर दीजिए। अरे क्वेश्चन नंबर ऊपर दे रखा है। आपको विजुअल आ रहा है? जहां पे लाइव लिखा है उसके बगल में क्वेश्चन नंबर लिखा हो। अब हो रहा है? कोई बात नहीं, चलो अब कल से मैं साथ में टाइप करवा दूंगा, ठीक है। ये 5वां सवाल है जो आपके सामने स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियर बाय द सेम एज दैट ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर देन द माइल्ड, यानी कार्बन परसेंटेज इज हाई, कार्बन स्टील इज लेस देन द माइल्ड स्टील, हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन माइल्ड स्टील। तो 5वें का ऑप्शन जो सामने आपको डिस्प्ले कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेंसाइल, दोनों का, चाहे वो HYSD हो चाहे वो माइल्ड हो, उन दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल नियर बाय सेम एज द माइल्ड स्टील। 5वें का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6
मैं बोल दे रहा हूं, नंबर में बोल दे रहा हूं। अब जो सवाल डिस्प्ले हो रहा है वो 6 है। एट द पोजीशन क्रैक द टेंसाइल स्ट्रेस टेकन बाय, एट द पोजीशन एट द पोजीशन क्रैक द टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय, यानी जब क्रैक्ड होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस को कौन लेगा? 6 का बताइए। वेरी गुड। जब क्रैक होगा तो कंक्रीट का स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा, तो सारा टेंसाइल कौन लेगा? सारा टेंसाइल स्टील लेगा। स्टील बोलेगा कंक्रीट परेशान ना हो, मैं हूं ना, ओनली स्टील। एट द पोजीशन अनक्रैक्ड द टेंसाइल स्ट्रेस टेकन बाय, अब सेक्शन अनक्रैक्ड है तो अनक्रैक्ड सेक्शंस में टेंसाइल को कौन लेगा? अनक्रैक्ड में दोनों लेंगे, स्टील भी लेंगे और कंक्रीट भी लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का। 7वें का आंसर, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। 7वें का सी। बस बस यही जोश चाहिए, यही जोश बना रखना है, पूरे साल यही जोश बना रखना है तुम, ठीक है। द आउटर ऑफ टीएमटी बार प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफ कोरिजन, रेजिस्टेंस ऑफ कोरिजन, आउटर बार। 8वें का आंसर बताइए। ये सवाल जो डिस्प्ले पे आ रहा है वो 8वें नंबर का सवाल है। सी मार्टेंस्टिक रिम, वेल डन, बहुत बढ़िया। शिल्पा, तन्मय, जूही, शशि, माधव, नेहा, अजित, वेरी गुड। करुणा, तन्मय, आलोक, एआरएन हाउस, संदीप, विष्णु मौर्य, अंकित शर्मा। अरे ये ऐसा समझ किसी गलत ही नहीं, बहुत बढ़िया, वेल डन, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। द कोर ऑफ टीएमटी बार्स प्रोवाइडेड डक्टिलिटी, द कोर ऑफ टीएमटी बार प्रोवाइडेड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के लिए इनर था, उसका नाम क्या था बताओ? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दें। नौ का फेराइट परलाइट, वेरी गुड, ये भी सबका सही है, बहुत बढ़िया। यानी टीएमटी से लॉक मार दो। अब टीएमटी का सवाल आएगा, कर दोगे? हाँ है ना, बहुत बढ़िया। फेराइट परलाइट। 10वां सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अब विजुअल दिखा रहा है ना क्वेश्चन नंबर? तो आपसे थर्मल एक्सपेंशन पूछा गया है, किसका? स्टील का। और जा दोस्त, क्योंकि स्ट्रेन कॉम्पिटिबिलिटी है स्टील और कंक्रीट के बीच में, यानी थर्मल एक्सपेंशन जो कंक्रीट का हुआ लगभग लगभग नियरली सेम होगा। तो कल को कोई सवाल पूछता है कंक्रीट का तो उसका भी यही होगा। और यही बात है कि दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर पे दोनों के अंदर इलोंगेशन सेम होता है, करेक्ट ना? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ स्टील। तो आपका आंसर क्या होगा? 12 इंटू 10 का पावर -6। वेरी गुड, वेल डन। अभी 4-5 सवाल में मेरे ख्याल सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड्स यूज्ड इन कंक्रीट। स्टील क्या करता है? स्टील क्या करता है भाई कंक्रीट के अंदर, बता दो 11 नंबर में। स्टील कंक्रीट का टेंशन लेता है ना, तो टू मेक इट कैरी टेंशन, है ना? ठीक है, कंक्रीट का टेंशन स्टील लेता है, इसलिए स्टील और कंक्रीट का रिश्ता अच्छा होता है। इसलिए आप भी दूसरों का टेंशन लीजिए, आपका उसका रिश्ता अच्छा होगा। अब आ जाइए इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड क्या होता है? इम्पैक्ट लोड रिजल्ट्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोड अप्लाइड? स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक, नाइदर स्टैटिक नॉर डायनेमिक। बारह 11 का भी बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेल डन।
बाकी लोग अभी बच्चे कम हो गए यार, कुछ 20-30 बच्चे का खाना खाने चले गए। अरे भाई मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ पूरे दिन और मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, आप खाना खाने चले गए। चलो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके डिस्प्ले पे है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ क्रैक इज नॉट अपीयर्ड इन बीम, यानी बीम के अंदर में क्रैक अपीयर्ड नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल, 12 का, बहुत बढ़िया, ठीक है 28 MPa। अब इस बात को समझ लेते हैं, कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोग 90% लोगों का सही आंसर है। अच्छा खाना खा भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, ठीक है बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आओ भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट जब आपका क्रैक नहीं है, तो क्रैक नहीं है तो कंक्रीट भी ले रहा है उस समय, कंक्रीट मैक्सिमम कितना लेगा 0.7 √FCK। तो इसका मतलब आपसे स्टील पूछा गया है, तो जब तक कंक्रीट लेगा उस समय स्टील कितना लेगा, ये बात कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्टील और कंक्रीट के बीच में अब मुझे निकालना क्या है, स्ट्रेस ऑफ स्टील निकालना है। स्ट्रेस ऑफ स्टील कब निकालना है, जब सेक्शंस मेरा अनक्रैक्ड है, ठीक है ना, क्रैक नहीं है यानी क्रैक अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब स्टील और कंक्रीट दोनों साथ साथ है तो स्ट्रेन दोनों का सेम होगा। रिश्ता क्या कहलाता, स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो अगर जो स्ट्रेन कंक्रीट का होगा वही तो स्टील का होगा। अगर मेरे को स्टील का स्ट्रेन पता है और ये भी पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का 2 × 10⁵ N/m² होता है, तो उसका स्ट्रेस नहीं आ जाएगा। चलिए तो ये रिश्ता क्या कहलाता, स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, ठीक है स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट आप निकाल सकते हो, स्ट्रेस कितना होगा कंक्रीट का, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 0.7 √FCK। कोई मेरे को बताना टाइप करके स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट कितना हो रहा है, और ये कितना होगा 5000 √FCK। है ना, है ना, सिंपल सी बात है। स्ट्रेस पूछा गया है किसका, स्टील का, तो स्टील का स्ट्रेस पूछा गया है, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन को पता है, तो ये भी तो पता है कि दोनों के बीच में जो रिश्ता है स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी है। स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, स्टील का स्ट्रेन और उसके सराउंडिंग कंक्रीट का स्ट्रेन एक समान होगा, ठीक है। तो अपन लोग अगर कंक्रीट का स्ट्रेन निकाल लेंगे तो वही तो स्टील का होगा, और फिर उसको 2 × 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे को टाइप करके बताना, ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 0.00014। वेरी गुड, दीपक ने बताया 0.000, है ना। अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस ऑफ स्टील, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इंटू ES 0.00014 कितना आ रहा है 2 × 10⁵। भाई जो बच्चे बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं, मेरे पास कोई कैलसी नहीं है, जो आप रिप्लाई कर रहे हो मैं लिख रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके बताना मेरे को। वेरी गुड स्वाति, वेल डन, वेरी गुड। 28 MPa, 28 MPa, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 MPa। यानी जब तक स्टील और कंक्रीट साथ रहेंगे तब तक 0.7 √FCK कंक्रीट लेगा, उस समय स्टील 28 लेगा। फिर उसके बाद जैसे एक्सीड करेगा कंक्रीट चला जाएगा, जो कंक्रीट के औकात की बाहर चीजें हो जाएंगी, फिर सारी जिम्मेवारी स्टील के कंधे पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है दोस्त, जो पहले वाला था वही सवाल है, बस हमने ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं, ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड हिमांशी, बहुत बढ़िया, वेल डन। 13 का D पहला आंसर हिमांशी ने दिया है, वेल डन। दीपांशु सिंह, दीपांशु इसके ऊपर एक दिन क्लास ले लेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाई की बात चल रही है, अभी पढ़ाई की बात कर लेंगे, ठीक है। आप इसके बारे में एक दिन क्लास ले लेंगे यूट्यूब पे ही।
इफ क्रैक इज नॉट अपीयर्ड इन बीम देन व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्टील 0। अरे अभी तो निकाला मैंने 28 निकाला, तो अप टू FCR का मतलब 0.7, तो ये भी नहीं होगा। कांट डिटरमाइन, अभी तो डिटरमाइन किया, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। सवाल वही था, ऑप्शन चेंज कर दिया है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्वेश्चन नंबर 14, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील as per IS 456/2000 shall be taken as। सवाल नंबर देख बताओ, हेमंत यादव, फंस गए यार तुम। ये बहुत बेसिक सवाल है यार, इसमें गलती कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड भैया। 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, उसको कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ये बहुत 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 बेसिक सवाल होता है भाई, फंसा रहा है आपको। तो आप देखो ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो ये है ना, 2⁻² है, किलो का मतलब 3 हो गया, तो सी होगा ना इसका आंसर। बताओ, इतना बेसिक आंसर गलत बता रहे हो। हाँ, ये मतलब ये तो फुल टॉस बोला गया, तो आसान सवाल था, इसका आंसर गलत बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता था, आप ध्यान नहीं दिए यूनिट का। समझ में आ रहा है? ये गूगली था भाई, इसी गूगली में नहीं फंसना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 14 का सी हो गया। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील, जो ग्रेड है Fe 250, Fe 415, Fe 500, ठीक है। तो वो ग्रेड को डेजिग्नेट किसके बेस पे किया गया है? यही तो चिल्लाया हूं पूरे क्लास में। उम्मीद करता हूं 15 नंबर। वेल्डन वेल्डन, एक कोशिश, बहुत बढ़िया, सही है। 14 का सी। 15 का बताइए। 15 का डी ए, सब बता दिया भाई। अब भैया 4 ऑप्शंस हैं। अपर इल्ड स्ट्रेस, अरे HYSD के लिए अपर इल्ड स्ट्रेस होता है क्या कुछ? अल्टीमेट स्ट्रेस क्या? सवाल पढ़ ले भाई, सवाल पढ़ ले। डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड ग्रेड ऑफ स्टील इज डेजिग्नेटेड, ये लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड। क्या डेजिग्नेट करता है? अब ऑप्शन देख लो। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये बात स्टेटमेंट सही है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का 1.15 होता है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? डेजिग्नेटेड। तो आपका आंसर होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये इल्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जो अब इन दोनों में सबसे एग्जैक्ट इल्ड स्ट्रेंथ होता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। मैंने यही तो बोला है भाई, यही तो प्रैक्टिस करना है कि आपके पास जो ऑप्शंस है, पहली बात कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया इल्ड पे, है ना, करेक्ट। तो ये कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना। फिर इसमें जो सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो डी होगा ना, करेक्ट ना। कोई निराश नहीं होना है, आप गलती करो भाई, जितना गलती करना है करो, लेकिन वो गलती आज आखिरी होगी, ठीक है। In RCC structure, the tension zone lies in the, in RCC structure, in RCC structure, the tension zone lies in bottom. Very good. Bottom. According to IS 456/2000, what should be the unit weight of plain cement concrete? प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होगा? 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का सी होगा। वेरी गुड, वेल डन दोस्त। अगर आरसीसी की पूछी जाती तो आंसर 25 होता, प्लेन सीमेंट का पूछा जाएगा तो 24 होगा। लिसन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो, जो सवाल पहले का है ना, उसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं होगा, आज का गलती से बर्दाश्त हो गया, मैं इसीलिए हर सेशन में पहले का भी सवाल डालूंगा, करेक्ट।
18 का बता दो, 18 का बी सी डी सब बोल दो भाई, बी सी डी, ए बच गया वही बोल दो, बताओ। ये फिर ये ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। और मनीष, जूही, अम्बरीश, वीरेंद्र, यमन, जिनका भी आंसर बी है वो सही है। अरे यार, इसका मतलब आप बस कमेंटबाजी कर रहे हो, बस यही दिल दुखाने वाली बात कर दी यार तुम लोग। हाँ, ऐसे चलेगा? कल बताया था ना आपको, कल बताया था ना आपको, ऐसे नहीं पढ़ाई होगा भाई। ये क्या है? एवरेज हो गया ना ये। कोड ने कैरेक्टरिस्टिक किसको बोला है? 5% टेस्टर ना, हाँ है ना, 5%। ये आपका क्या हो गया? एफसीक्यू हो गया ना। अब क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज हायर देन एवरेज। ये कम है ना, लोअर इज द एवरेज होगा ना, है ना। वैसी गलती ना कीजिए प्लीज। और नाम चेंज करके आए, सुमित सर के रसगुल्ले ये सब क्या नाम रखा है? अपना नाम चेंज करके आ। एट व्हाट स्ट्रेस डज द फर्स्ट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ M25, जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्लेक्सुरल FCR 0.7 अंडर रूट 25 3.5 न्यूटन पर mm²। वेरी गुड, ये सबका सही है। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। लिसन, लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ be defined as that value below which not more than 50% of results are expected to fail। कोड ने कितना डिफाइन किया है? 5%। यानी ये सवाल कोड से ना पूछकर बनाया गया सवाल है। सिद्दीकी सर भी क्लास देख रहे हैं, सिद्दीकी सर को सब लोग एक बार नमस्कार बोल दीजिए। सिद्दीकी सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट है इस क्लास को रन कराने में। थैंक यू सिद्दीकी सर, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। Expected to fall, assuming a standard deviation of 4 MPa, the target mean strength to be considered in the mixed design of M25 concrete would be। ट्वेंटी का आंसर कीजिए दोस्त, 20 का आंसर कीजिए। वेल डन, सबका सही है, बहुत बढ़िया। फंसा कोई नहीं, है ना, कोई फंसा नहीं। 50% बोल दिया, जब 50% को डिफाइन करेगा तो एफसी के एफएम के बराबर हो जाएगा। वेल डन, वेरी गुड। चलिए 21 फॉर M25 कॉन्क्रीट विथ क्रीप कोफिशिएंट 1.5। यानी सवाल में गिवन क्या है? गिवन है आपका क्रीप कोफिशिएंट थीटा दे रखा है 1.5। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया दोस्त एमपीए के अंदर में, एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456। और ग्रेड मेंशन कर रखा है, ग्रेड मेंशन कर रखा है, यानी आपको एफसीके दे रखा है कितना? 25 MPa। you know you have given characteristic strength of concrete and the creep coefficient, करेक्ट। अब आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया, वेल डन। वेल डन, वेरी गुड, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लॉन्ग टर्म सेकेंड मॉडुलस अपॉन 1 प्लस थीटा, शॉर्ट टर्म क्या होता है? 5000 अंडर रूट 25 1 प्लस थीटा, थीटा कितना होता है? 1.5। तो 5005 25,000 डिवाइड बाई 2.5, तो मतलब 10,000 MPa, 10,000 MPa, ठीक है, वेरी गुड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस दिए रखे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन एज ऑफ लोडिंग 28 दिन पे पूछे जा रहे हैं। रितिशा शर्मा, अनिरुद्ध, जितेंद्र, वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अनिकेत, दीक्षा, अनिरुद्ध, अनिकेत मैं नाम पर बहुत फास्ट मैसेज स्क्रॉल कर रहा है, वेल डन। मजा आ जाता है यार जब देखता हूँ ना ऐसे और सारे आंसर सही होते हैं, तो बस यही खुशी तो यहाँ पढ़ाने में मजबूर कर दे रही है। बहुत बढ़िया, वेल डन, मजा आ गया। तो आपका जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस होता है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट अपॉन 1 प्लस थीटा होगा। तो 28 दिन पे थीटा कितना हो जाएगा, 28 दिन पे जो थीटा होगा वो 1.6 होगा। तो 1 प्लस 1.6 इसी अपॉन 2.6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेरी गुड। कंपेयर टू माइल्ड स्टील बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर। अब माइल्ड और डिफॉर्म्ड बार के रूप में कंपैरिजन में स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी पे बातें की गई है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, HYSD या माइल्ड? डक्टिलिटी किसका ज्यादा होगा, HYSD और माइल्ड? बहुत बढ़िया। सिद्दीकी सर ने क्या बात बोला है, सपने वो नहीं जो आंखें खोल कर देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। शायद उसी के कारण नींद खत्म हो चुकी है। हाँ, बहुत बढ़िया सिद्दीकी सर, वेल डन, बहुत बढ़िया। बताइए, लेस डक्टाइल माइल्ड कंपेयर टू माइल्ड स्टील, हाइल्ड क्या, लेस डक्टाइल मोर स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। इन सिंपल सपोर्टेड बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाय। अगर बीम सिंपली सपोर्टेड होगा तो स्टील कहां पे डालेंगे, मेन रेनफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करेंगे? 24 का आंसर बताइए। वेरी गुड, वेल डन, बॉटम पे डालेंगे ना भाई। हाँ, तो 24 का सी, 24 का सी। बहुत बढ़िया। 25 दोस्त, आज की आखिरी लास्ट सवाल है और आज 2 दिन के परफॉर्मेंस से आज जैसे से क्लास आगे जा रहा है आपका जोश, आपका परफॉर्मेंस हमें और भी मोटिवेट कर रहा है। जो भी चल रहा है उसका श्रेय आपको देता हूं, थैंक यू सो मच। चलिए, अब लास्ट सवाल है आज का। इन कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ट्वेंटी 25 जब कैंटिलीवर बीम होगा तो हॉगिंग हो जाएगा और जो टेंशन होगा वो कहां चला जाएगा, टॉप पे। जहां टेंशन वहां स्टील, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है ना। देख रहे हो कंक्रीट का कितना केयर करता है स्टील, तो सीखो कंक्रीट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, अबव न्यूट्रल एक्सिस, अबव न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट। तो आज की क्लास हमारे यहाँ पे एंड होती है। अब जाके हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट कंक्रीट का और स्टील का कंप्लीट होता है। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, इंट्रोडक्शंस में आप अब कोई सवाल गलत नहीं करोगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल की क्लास में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ आएंगे। गुड नाइट, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल फिर रात 9 बजे।